नाउ वी विल क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, को हम मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम फर्दर कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि अब देखिए मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो बस यही कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हैं। हमने पढ़ा था ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो आयंस हो सकते हैं। और जब वो एटम्स है तो उनके बीच में डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं तो डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और अगर आयंस होंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शंस होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ forces acting between them, we can further classify crystalline solids as molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids. And now let's have a look at them one by one. सबसे पहले हम molecular solids की बात करें तो obviously जो molecular solids हैं उनके constituent particles होंगे molecules। ठीक है, molecules। तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, दोज आर नोन एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एंड सबसे पहले होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि अगर वो मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर हैं। पता है ना, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, पोलर्स एंड नॉन पोलर। जैसे H2 है, गैस है, लेकिन अगर मैं इसे सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई कर दूं तो दिस इज अ सॉलिड एंड इट्स अ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोडीन भी सॉलिड होता है, क्लोरीन भी सॉलिड होता है। इसके बारे में आप सब क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बट मैं स्टिल आपको एक बता देता हूं, एक बार के लिए एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से HCl है, ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन नाउ क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हाइड्रोजन इज हियर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। तो ये तो हो गया पोलर। लेकिन अगर मैं वही बात करूं H2 की या फिर Cl की, तो इनके अंदर दोनों एटम्स एक ही जैसे हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे हैं, नॉन पोलर। तो इस टाइप के जो सॉलिड्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो सॉलिड हो, आयनिक हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो और उनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो। एग्जांपल्स आर H2, Cl2, I2 और इन सब के बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, पहला चीज तो बात ये थी कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। तो जी इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दोज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, और इनके बीच में जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। ये डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस क्या है? तो देख लीजिए, मान लिया हमारे पास में सॉलिड हाइड्रोजन है, दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। एक और HH है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सॉलिड है वो भी, एंड दीज टू आर नॉन पोलर। बट बाई चांस एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहे हैं, बट कभी ऐसा टाइम हो सकता है फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हों वो एक ही हाइड्रोजन के पास इकट्ठे हो जाएं, बिकॉज वो तो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उस छोटे से इंस्टेंट में क्या होगा कि जो हमारा एक हाइड्रोजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर ऐसा ही बगल वाले भी हाइड्रोजन के पास हो जाए फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नाउ एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो अगेन आई एम रिपीटिंग बहुत 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 स्मॉल टाइम के लिए होगा, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन होगा तो सही। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, उनके बीच में यही इन टाइप के जो फोर्सेस हैं जो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। सो अगेन अगर समराइज करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो बने हुए होते हैं किससे? तो जी वो बने हुए होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। अच्छा,
इसके अलावा इनकी अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? क्योंकि भाई इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिक्विड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर से। मैंने एग्जांपल दिया था ना H2 और Cl2 का, ये दोनों हमें पता है कि दीज आर गैसेज इन जनरल, बट उनको सॉलिडिफाई करते हैं तो वो सॉलिड बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सॉफ्ट होंगे और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन 3 पॉइंट आएंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं क्या, उनके एग्जांपल्स दीजिए, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच में फोर्सेस कौन से हैं, तो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और वो सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, तो जी वो सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जस्ट लाइक पिछले वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे, ये भी वही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं होंगे, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होंगे, जैसे मैंने डिस्कस किया था HCl। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अमोनिया को अगर मैं सॉलिडिफाई कर दूं तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, अमोनिया, ठीक है। अच्छा, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये सॉलिडिफाइड हैं तो इनको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इनके बीच में फोर्सेस क्या है, तो ऑब्वियसली पोलर है तो इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होगा जो कि पिछले वाले से थोड़ा स्ट्रांग है। अगेन दीज आर सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन फिर भी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनसे थोड़ा स्ट्रांग है। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, येट स्टिल मोस्ट ऑफ दीज आर गैसियस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे उनके भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थे वो कम थे, वो भी सॉफ्ट थे क्योंकि उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक थे। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम है लेकिन नॉन पोलर वालों से थोड़ा ज्यादा है। ये भी सॉफ्ट हैं लेकिन नॉन पोलर वालों से थोड़े हार्ड हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स थे वो तो सारे गैस ही थे, इनमें थोड़े से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो ये क्या है, सॉलिड है और गैसियस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स आर हियर। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। द एग्जांपल इज H2O। अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो यानी कि आइस की फॉर्म में, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जिसमें या तो HF बॉन्ड हो या फिर HO बॉन्ड हो या फिर NH बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम अमोनिया को भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द बेस्ट एग्जांपल इज अवर वाटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है लाइक वाटर के केस में है, एंड अगेन दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर कई बार सॉलिड भी होते हैं रूम टेम्परेचर, जैसे आइस है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, स्ट्रॉन्गर हैं पिछले दोनों वालों से, एंड दोज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बात आती है आयनिक सॉलिड्स की, तो ऑब्वियसली आयनिक सॉलिड जो है वो आयन से मिलकर बने होते हैं और इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पिछले वालों में सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो मॉलिक्यूल्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयंस, ठीक है। आयंस आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयन से मिलकर बने हैं ये सॉलिड्स, ठीक है। और इनके बीच में जो फिर अट्रैक्शन होगा दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब इनका हम शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएंगे लेकिन इनका शेप चेंज नहीं होगा। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड को कभी मेल्ट होते नहीं देखा होगा, हम खाना पकाते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विच आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ठीक है। अगेन
एक स्पेशल सी प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आपको पता ही होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में व्हेन दे आर सॉलिड तो वो होते हैं इंसुलेटर. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन मॉल्टन या फिर सॉल्यूशन फॉर्म, यानी या तो मेल्टेड फॉर्म में हो या डिसॉल्व फॉर्म में हो, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो ध्यान रखिएगा, आयनिक सॉलिड, इनके बीच के इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दोज आर आयंस. फोर्सेस जो हैं दोज आर स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्सेस. ठीक है, दे आर हार्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म, बट इन मॉल्टन और डिसॉल्व फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आता है मेटेलिक सॉलिड्स का. तो जैसे मेटल्स हैं उनमें होता है मेटेलिक सॉलिड. पहले मैं आपको बता दूं, आपने मेटेलिक बॉन्ड सुना होगा. मेटेलिक बॉन्ड हम अपने छोटी क्लासेस में, यानी 11th में फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है. आपने सुना होगा मेटेलिक बॉन्ड, बट यू डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली अ मेटेलिक बॉन्ड. सो हियर लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ मेटेलिक बॉन्ड. देखिए, मेटल, जैसे मैं आयरन का एग्जांपल लूं, तो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए. उसका क्या मतलब है, तो आयरन होगा 2 पॉजिटिव फॉर्म में, और उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे. सिमिलरली उसके बगल वाला भी आयन होगा, और उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहे होंगे. सिमिलरली नेक्स्ट आयरन का भी ऐसा ही होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आयन और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ अपने आयन के चारों तरफ नहीं घूमेंगे, बल्कि वो कहीं भी घूमेंगे रैंडमली, वेयर एवर दे वांट, एनी डायरेक्शन, एनीवेयर, कहीं पर भी. तो ओवरऑल देखने में क्या लग रहा है कि जो मेटल है उसमें क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो एम्बॉडीड है, यानी धसा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चारों तरफ रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में बहुत स्पीड में मूव कर रहे हैं, और बीच में पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं. देन द क्वेश्चन इज कि आयनिक बॉन्ड क्या है. ये तो चलिए अरेंजमेंट हो गई. आयनिक बॉन्ड कहां से आया, कौन किसे अट्रैक्ट कर रहा है. देन द आंसर इज कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब ये जो आयरन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, पड़ोसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे वाले के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. सो इन दिस वे ऑल द आयन्स आर अट्रैक्टिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बन जाता है और सब मिलजुल करके आपस में रहते हैं बहुत स्ट्रांगली फॉर्म में, एंड दैट इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड. चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. अब देखते हैं. मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सी मतलब एक समुद्र जैसा था ना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन 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 और उसके बीच में आयन्स. कई बार लिखा रहता है सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कई बार लिखा रहता है क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, यानी ये फ्री है मूव करने के लिए. ठीक है, और कई बार क्रिस्टल से बाहर भी आ सकते हैं. because of which and each metal contributes 1 or more electron toward this C. जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था वहां पे हर मेटल ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए थे. ठीक है, एंड दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो मोबाइल हैं, यानी दे आर फ्री टू मूव. नाउ इनकी वजह से जो मेटल्स हैं दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर कलर लस्टर, मेटेलिक लस्टर है, और इनका कुछ पर्टिकुलर कलर होता है. ये क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो ट्रांजिशन करते हैं और बहुत लो एनर्जी के साथ ही ट्रांजिशन कर लेते हैं, और जब ट्रांजिशन होता है तो जो रेडिएशन निकलती है वो विजिबल रीजन में आती है, जिसकी वजह से मेटल जो हमें चमकीले दिखाई देते हैं. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक लस्टर एंड कलर अगेन बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड दे आर वेरी, इनके जो बीच का स्ट्रॉन्ग, ये बहुत हार्ड होते हैं. इन जनरली सारे मेटल्स हार्ड हैं क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है. और इसके अलावा दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर नॉट ब्रिटल, यानी इनको हम पीटेंगे हथौड़े से तो टूटेंगे नहीं, ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर इनकी हम खींचे लंबी लंबी तार्स बना सकते हैं. तो अगेन इन ए समराइज्ड वे, मेटेलिक सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दोज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हार्ड होते हैं, मेटेलिक लस्टर होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और दे आर malleable एंड डक्टाइल. नेक्स्ट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. अब ये एक स्पेशल टाइप का सॉलिड है. इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दोज आर नथिंग बट एटम्स. ठीक है, तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जो कोवेलेंट हमारे सॉलिड्स हैं, ये नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स. ठीक है, और ये एटम्स आपस में जुड़ करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. कुछ समझ में आया? एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन का. अगर मैं बात करूं डायमंड की तो होगा क्या, कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड होगा, वो 4 कार्बन फिर से 4 कार्बन से सराउंडेड होंगे, वो एक कार्बन अगेन सिमिलरली इसी तरीके से टेट्राहेड्रली हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और एक लॉन्ग सी चेन चलती रहेगी. और इस लॉन्ग सी चेन टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं. अच्छा ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि आपको कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है भाई, इसका कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, क्या है, कार्बन के एटम्स ही हैं जो आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं. इनको हम कहेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बना लिया है एक. ठीक है, और जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोल दिया जाता है इन्हें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और डायमंड इज एन एग्जाम्पल. और इसके अलावा डायमंड के अलावा वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट इज नोन एज ग्रेफाइट. ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में. ठीक है, इसके अलावा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं. आपको पता है ना, डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है. इनफैक्ट इतना हाई होता है कि कई बार वो मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज ही हो जाते हैं. दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ना इनके पास आयन है ना इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज एक्चुअली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ, स्टिल इट इज अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड. ग्रेफाइट की बात की जाए तो देखिए, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है. डायमंड इज दिस, यहां आप देखें तो हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है. लेकिन अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो यहां पर एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन के साथ ही अटैच्ड है. तो इसका एक जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है. हर कार्बन के पास एक फ्री 4th इलेक्ट्रॉन है. तो होता क्या है कि 2 अलग अलग लेयर बन जाएगी, और हर लेयर के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा पर एटम. और अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक शीट टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी. शीट यानी कि अलग अलग शीट्स होंगी जिनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ अट्रैक्शन होगा. और अब ये हार्ड तो होंगे, बट एट द सेम टाइम दीज स्लाइड्स और दीज शीट्स कैन इजीली स्लिप ओवर वन अनदर. ठीक है, पहली चीज. सेकेंड चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से और नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो एंड हीट ऑल्सो. सो ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि शीट बन गई है तो उतने हार्ड नहीं है जितना डायमंड है, उसके कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट है. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू टिपिकल स्ट्रक्चर. Carbon atoms are arranged in different layers and each atom is covalently bounded to 3 only atoms. ठीक है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है and that is present between layers and this is free to move about. ठीक है, ये फ्री है मूव करने के लिए. And these electron make graphite good conductor of electricity and different layers can slide over one another. This makes graphite a soft, solid and good solid lubricant. अब सॉलिड लुब्रिकेंट का क्या मतलब है? देखिए, लुब्रिकेंट है ना, हम ग्रीस यूज करते हैं गाड़ियों के टायर्स वगैरह में, क्योंकि तो हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए. नाउ टेल मी, हेलीकॉप्टर के विंग्स बहुत तेज चलते हैं ना, स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वहां हम सिंपल ग्रीस यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा. बॉल बेयरिंग भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो घिस जाएगी, बहुत तेज स्पीड है. तो वहां पे हम यूज करते हैं ग्रेफाइट एज एन लुब्रिकेंट. सॉलिड ग्रेफाइट डाल देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर है, उतना हाई टेम्परेचर में थोड़ा लिक्विफाई सा हो जाता है और वो लेयर्स जो है अपने एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर ही सकती हैं. तो वहां पे इट एक्ट्स एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट.